हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और गजल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस वीडियो में यदि हम देखें तो हम इनका जीवन परिचय से संबंधित पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम रुबाइयाँ और गजल से प्रति जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, वो बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय और जो गजल और रुबाइयाँ हैं उनका सारांश के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जो गजल और रुबाइयों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। तो ध्यान से पढ़ना। हमें जितना समय मैं क्लास ले रहा हूँ उसी समय में याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितने समय मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ उसी समय आप लोगों को याद होना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि मैं एक शब्द को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार रिपीट कर दूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? फिराक गोरखपुरी। यदि हम बात करें पुस्तक की, ये कहाँ प्राप्त होगा हमें, तो पुस्तक का नाम है हमारा आरोह भाग 2, जो कक्षा 12 की पुस्तक है। यदि अध्याय संख्या, चैप्टर संख्या बात करें तो 9 चैप्टर है, और जिनके लेखक का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। और फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित यहाँ क्या दिया हुआ है? एक तो रुबाइयाँ दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? गजल दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग रुबाइयों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे गजल के बारे में। ठीक है, अब यह सब हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो आपको पाठ्य पुस्तक आपकी दिखाई दे रही है जिसका नाम है आरोह भाग 2, आधार, जिसे कोर के नाम से जानते हैं। अब यह जो तस्वीर है यह किससे संबंधित है? ये गजल से संबंधित न होकर किससे संबंधित है? रुबाइयों से। और रुबाइयों में जब बच्चा है वह अपनी माँ से चांद को एक खिलौना समझकर उसको लेने की जिद करता है, तो माँ इस तस्वीर के द्वारा हमें यह प्रदर्शित होता है या यह पता चलता है कि जब बच्चा चंद्र बाबा को या चंद्रमा को खिलौना समझकर उसको लेना चाहता है, तो माँ उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए दर्पण उसी के सामने, उसके चेहरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है या उसके सामने दिखा देती है। तो उसमें उसी बच्चे की तस्वीर दिखाई देती है। फिर माँ कहती है, देख चांद बाबा आ गया या चंद्रमा इसमें आ गया है। अब बच्चों को क्या पता कि चंद्रमा है या ये मेरा ही चेहरा है, तो बच्चे की जिद पूरी हो जाती है और बच्चा भी खुश हो जाता है। और इस प्रकार से माँ अपने बच्चे को खिलाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? खिलाना एक बहुत ही बड़ी बात है, यानी बच्चों को रखना एक बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि माँ खिला सकती है जो उसी प्रकार से पिता उसे नहीं खिला सकता। ठीक है, तो माँ का प्रेम कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों पर होता है। तो हम जीवन परिचय की बात करें, किनके जीवन परिचय की बात करेंगे? फिराक गोरखपुरी जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तस्वीर देकर के आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में बताइए कौन सी तस्वीर फिराक गोरखपुरी जी की है। यदि हम इनके जीवन परिचय की बात करें, फिराक गोरखपुरी जी के जीवन परिचय की बात करें, तो जीवन परिचय में सबसे पहले इनका जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ होता है इनका? 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर यूपी में होता है। देखो कितनी अजीब बात है। आपको लग रहा होगा कि गोरखपुर में जन्म होता है और इनका नाम भी क्या है? गोरखपुरी है। तो इन्होंने जब बहुत अच्छे कार्य किए तो इन्हीं के गाँव, जो इनका गाँव नाम था गोरखपुर, तो उसमें ई प्रत्यय जोड़ करके विशेषण के रूप में उन्हें उपाधि के रूप में प्राप्त हो गया कि आज से तुम्हारा नाम गांव के नाम के ऊपर ही। जैसे आजकल आप लोग देखते हो ना कि बड़े बड़े नेताओं के या बड़े बड़े जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, जैसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, इस प्रकार स्कूलों के नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नाम बदल रहे हैं। उसी प्रकार जब गोरखपुरी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत अच्छा नाम कमा लिया, यानी गजलों में, शेरों में बहुत अच्छा नाम कमा लिया, तो लोगों ने इनका नाम गोरखपुर में जन्म होने के कारण इन्हें क्या कहने लग गए? गोरखपुरी कहने लग गए। क्या कहने लग गए? गोरखपुरी। अब गोरखपुर में क्या जोड़ दिया गया? इन्होंने ई प्रत्यय जोड़ा, अर्थात यह एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि यह नाम है ना, यह विशेषता बताता है किसकी? फिराक गोरखपुरी जी की। तो इनका जन्म कब और कहाँ होता है? 28 अगस्त 1896। ध्यान रखना, 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या होता है? भी जन्म होता है। आगे बात करें कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु होती है 1983, अर्थात मैं बात करूं तो 1983 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो याद हो गया होगा, 28 अगस्त 1896 में इनका जन्म होता है और 1983 ईस्वी में इनका निधन अर्थात इनका देहांत हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम बताइए, तो इनका मूल नाम क्या है? रघुपति साय फिराक। लेकिन
हिंदी साहित्य में किस नाम से ये जाने जाते हैं वर्तमान समय में? फिराक गोरखपुरी। लेकिन इनका मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय फिराक। ध्यान रखना, मूल नाम पूछा जा सकता है तो इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक। आगे बात करें शिक्षा। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद में शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में की और 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित और स्वराज्य आंदोलन के कारण के लिए 1918 में उन्होंने पद को त्याग दिया। देखो, यानी कि रामकृष्ण की कहानियों से उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। रामकृष्ण की कहानियों से तो उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है, बाद में उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी इन 3 भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। कौन कौन सी? अरबी, फारसी और अंग्रेजी। अरबी, फारसी और अंग्रेजी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी आरंभिक शिक्षा जो शुरुआत होती है, आरंभिक शिक्षा जिनकी होती है वह रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत होती है। फिर इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी का बाद में क्या किया है? इन्होंने स्वाध्याय किया या अध्ययन करके इन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाया, प्राप्त किया है। और 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो गए थे, लेकिन स्वराज्य आंदोलन के कारण उस नौकरी को भी उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया कि ठीक है, मैं तो अब देश को स्वतंत्र कराने के लिए ही मैं कार्य करूंगा। इसलिए यह जो अंग्रेजों की जो गुलामी की नौकरी थी उसको उन्होंने तुरंत ही क्या कर दें? त्याग देते हैं। यानी 1917, आप लोगों को पता है 1947 में हमारा देश स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो उससे जब 1917 में डिप्टी कलेक्टर का पद हुआ तो मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग उस समय। तो ये अंग्रेजों की जैसे स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, स्वराज्य आंदोलन में भाग लिया महात्मा गांधी जी के साथ में, तो इन्होंने तुरंत अपनी नौकरी को त्याग दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन के हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष जेल में भी रहे। देखो, 1917 में तो इन्हें कलेक्टर का पद प्राप्त होता है। किसका पद? कलेक्टर का पद प्राप्त होता है। लेकिन स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण इसको क्या कर दे देता है? त्याग पत्र दे देते हैं। क्या दे देते हैं? त्याग पत्र, यानी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं अपना। फिर 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण, हिस्सेदारी के कारण कितने वर्ष तक जेल में रहे? ये 1.5 वर्ष जेल में रहे। ध्यान रखना है आप लोगों को, कितने वर्ष? 1.5 वर्ष जेल में रहे, अर्थात हम कह सकते हैं 18 माह। ठीक है, कितने माह? 18 माह ये जेल में रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे और कुछ समय तक ये अंग्रेजी विभाग के अध्यापक भी कार्य किया है। कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? पूछा जाए किस विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी विभाग के अध्यापक के पद पर कार्य किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के पद पर क्या किया? इन्होंने कार्य किया है। अब देखो, महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी हैं? तो गुले नगमा है इनकी, एक है बज्म जिंदगी रंगे शायरी और एक है इनकी उर्दू गजल गोई। तो ध्यान रखना, गुले नगमा, बज्म जिंदगी रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई। उर्दू गजल गोई यानी कौन कौन सी है? एक तो गुले नगमा है, एक बज्म जिंदगी और रंगे शायरी है और फिर है एक उर्दू गजल गोई। देखो, नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे क्योंकि उर्दू भाषा, अरबी, फारसी का इनको ज्ञान था, तो उसी में लिखा। तो गुले नगमा, बज्म जिंदगी और रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई, ये 3 रचनाओं के नाम तुम्हें याद में रखना है। सम्मान कौन सा प्राप्त हुआ? गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है और ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें प्राप्त होता है। यानी कि गुले नगमा, अर्थात हम कह सकते हैं, या आपसे पूछा जाए फिराक गोरखपुरी को सर्वाधिक प्रसिद्धि या सर्वाधिक लोकप्रिय किस रचना से हुई है, तो किस रचना से होते हैं? गुले नगमा। यह भी पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस रचना द्वारा प्राप्त हुआ या किस रचना के लिए दिया गया है, तो किस रचना के लिए दिया गया? इन्हें गुले नगमा के लिए दिया गया है। ध्यान रखना। साहित्यिक विशेषताएं, यानी कि हम बात करें कि हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, कैसा योगदान दिया, इस प्रकार से देखो इनके कुछ पद दिए हुए हैं यहाँ पर, उनको हमें पढ़ना है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। यानी देखो, मान लो हमें इसका अर्थ नहीं आता,
ठीक है, हम जैसे गजल पढ़ेंगे, रुबाइयाँ पढ़ेंगे तो मैं एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैं तुम्हें इन्हें पढ़ाऊंगा अच्छे से। लेकिन देखो हमें इसका अर्थ नहीं पता। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। यानी कि देखो कितना अच्छा है, यानी कि मैं अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, यानी कि मैं अब तुमसे रूठ रहा हूँ, मुझे संभाल लो अब आकर के। यदि आप नए तराने छेड़ोगे तो मेरे नगमों को क्या आ जाती है, नींद आ जाती है, अर्थात मैं फिर से वापस से दीवाना हो जाऊंगा मैं आपका। तो यहाँ नींद आने का मतलब नहीं है कि सो जाते हैं वो, मतलब उनका फिर से जो भाव था वो वापस जगने लगेगा। यानी इसलिए तो, यानी कि यदि हम इनके पदों का अर्थ भी नहीं जाने ना तो फिर भी ऐसे लगते हैं कि इनको पाठक ये जानता है अच्छे से कि मुझे अर्थ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो पढ़ता जाता है क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने शब्दों को इस प्रकार से संजोया है कवि अपनी गजल में और रुबाइयों में कि व्यक्ति है ना, व्यक्ति न भी पढ़ना चाहे ना तो उसे पढ़ने के लिए पाठक को वो खींच लाता है इनकी रुबाइयाँ या गजल। आपने नाम सुना होगा गजल, वैसे रुबाइयाँ का नाम नहीं सुना, लेकिन रुबाइयाँ गजल से भी इनकी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य, शास्त्रीयता से बंधा रहा, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, उर्दू शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य, शास्त्रीयता बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में बहुत कम उभर पाए। यानी कि सर्वाधिक इन्होंने जो भी रुबाइयाँ लिखी, गजल लिखी, रुबाइयाँ रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता प्रति लिखी, लेकिन लोक जीवन प्रकृति के रूप में बहुत उभरे तो हैं, लेकिन बहुत कम उभरे हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों की ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। यानी कि कहने का तात्पर्य, दो नाम याद रखना भी, नजीर अकबराबादी और इल्ताफ हुसैन हाली ने जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी जी का भी है। यानी कहने का तात्पर्य इन दोनों कवियों के नाम याद रखना है, नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली ने जो रिवायत को तोड़ा है, उसमें हम एक नाम और जोड़ लें आज से, फिराक गोरखपुरी जी का, जिनका मूल नाम क्या था, यदि आप बता सकते हैं तो बता दो जल्दी से। इनका मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक, रघुपति सहाय फिराक। जब इन्होंने अच्छा कार्य किया तो लोगों ने अपने ही इनके ही गांव के नाम से इन्हें पुकारने लग गए, विशेषण के रूप में उपाधि दे दी इनको। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने अपनी कल्पना के द्वारा, अपने भावों के द्वारा शब्द भंडार का उपयोग करते हुए, शब्द भंडार यानी कि अपने नए नए भाव जोड़े, नए नए शब्दों का भंडार का उपयोग किया, जिसमें नई भाषा और नए विषयों को इन्होंने अपने गजलों और रुबाइयों में जोड़ दिया। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रत्येक कवि अपने रटे रटाए शब्दों का प्रयोग न करके कुछ नए नए शब्द लाने की कोशिश करता है, और वही काम किसने किया है, फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। उनके यहाँ सामाजिक सुख, उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में डला है। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो कितनी अच्छी बात है, यानी सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। यानी इनकी शायरी में व्यक्तिगत रूप से दुख दर्द की अनुभव, यानी कि हमें उनकी अनुभूति प्राप्त होती है। यानी कि जो व्यक्तिगत, जो आदमी, एक इंसान को जो दुख होता है, जो दर्द होता है किसी भी कारण से, वह सब हमें दिखाई देता है इनकी गजलों में और शायरी में। यानी उर्दू में शेर को शायरी कहा जाता है। ठीक है, इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। एक बार वापस देखो, बहुत अच्छी लाइन है। इंसानों के हाथों इंसान पर जो गुजरती, यानी इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो गुजरती है, उनकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति, यानी उनकी सच्चाई और आने वाले कल के प्रति जो एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। देखो, यानी कि इंसान के, प्रत्येक इंसान की
जो सच्चाई होती है, जो कल के प्रति आने वाली जो संभावना होती है, जो कल्पना होती है, जो इच्छा, एक उम्मीद जगती है, उसको इन्होंने अपने फिराक गोरखपुरी ने अपनी रुबाइयां और गजल में जोड़ने की कोशिश की है, जिसे एक व्यक्तिगत दुख और दर्द को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उभारने की कोशिश की है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, लाक्षणिक, यानी लाक्षणिक प्रयोग। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि मुहावरों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ध्यान रखना मुहावरों का प्रयोग लाक्षणिक रूप में किया जाता है। तो इन्होंने अपनी उर्दू शायरी में लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रयोग, यानी मैंने अभी बताया ना, यानी आपसे डायरेक्ट पूरे लोकोक्ति मुहावरे, देखो लोकोक्ति तो किंवदंतियां होती हैं, पूरे के पूरे वाक्य होते हैं, लेकिन मुहावरे पूरे वाक्य नहीं होते, जिनका प्रयोग लक्षणों के रूप में किया जाता है, लाक्षणिक रूप में किया जाता है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। यानी कह सकते हैं इनमें जो शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो शेर इन्होंने लिखा है, जो शायरियां गजल इन्होंने लिखी है, वो लिखे नहीं जाते हैं, क्या होता है, कहे जाते हैं, यानी कि एक संवाद प्रस्तुत होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। यानी कि जिस प्रकार से मीर और गालिब ने तरह तरह की शायरियां गजलें की है, उसी प्रकार फिराक गोरखपुरी जी ने भी एक आम आदमी अर्थात साधारण लोगों की से प्रति अपनी गहरी संवेदनाओं को जोड़ते हुए उनकी बात को स्पष्ट करने की कोशिश किया है। जो पहले बताया भी जा चुका है कि इन्होंने एक सामाजिक जीवन में किस प्रकार से जी रहा एक व्यक्ति है, यानी कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति का जो दुख दर्द है उसको उबारने की इन्होंने अपनी रचना में, यानी अपनी शायरियों में, गजलों में बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश की है। जिसमें क्या बताया गया है कि इंसान के प्रति, मानव के प्रति जो सच्चाई होती है, जो एक उम्मीद होती है आगे जीने किस प्रकार से जिया जाएगा, उन सबको इसमें दिखाने की कोशिश की है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। देखो कितना अच्छा क्या है, यानी क्या कहा इन्होंने कि प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को इन्होंने अपने शायरी का विषय बनाया। किन किन को, प्रकृति को, मौसम को, और जो संसार में दिखाई देने वाली वस्तु हैं उनको इन्होंने इनके सौंदर्य को अपने शायरी का प्रमुख विषय बनाया है। और फिर क्या कहा है कि दिव्यता भौतिक से पृथक वस्तु नहीं है, यानी दिव्यता यानी जो चमक होती है वह भौतिकता से अलग वस्तु नहीं है। यानी कि जो वस्तु हमें दिखाई देती है, जिसकी चमक दिव्य यानी आभा जो दिखाई देती है, वह कोई अलग नहीं है, केवल हमें सामने दिखने वाली वस्तु की ही चमक हमें दिखाई देती है। जिसे हम भौतिक कहते हैं वही तो क्या है, दिव्य भी है। यानी कि जो हमें सामने दिखाई देती है वही क्या है, एक चमक है। बिना अमूर्त रूप से हमें कोई भी चमक दिखाई नहीं देती है। कवि ने यही कहा है कि भौतिक रूप से जो वस्तु दिखाई देती है वही क्या है, एक अच्छी सी चमक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो भौतिक है वही क्या है, दिव्य है, और जो दिव्य है वही हमें भौतिक रूप से वस्तु में दिखाई देती है। अब देखो रुबाइयां, अब इनकी जो रुबाइयां, एक बात समझ लीजिए, रुबाइयां एक लेखन शैली है। क्या है, एक लेखन शैली है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रुबाइयां क्या है। तो रुबाइयां एक लेखन या हम कह सकते हैं छंद शैली है, या छंद है, या छंद शैली भी कह सकते हैं, छंद लेखन शैली भी कह सकते हैं, और एक छंद भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, यानी लेखन शैली या एक छंद है। यानी कि इसमें जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो छंद होता है उसमें पंक्ति को क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, ध्यान रखना भी, पहला दूसरा और चौथा में तुक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तुक पाया जाता है। पहला
दूसरा और चौथे चरण में क्या मिलता है? तुक मिलता है। क्या मिलता है? तुक। लेकिन इसका जो तीसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है वह स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। कैसे? कि जो रुबाई होता है वह एक उर्दू या फारसी का एक लेखन शैली या एक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, पहले, दूसरे और चौथे। तीसरे को छोड़ देना। पहले, दूसरे और तीसरे, सॉरी, पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुक पाया जाता है। तुक क्या होता है कि पहली पंक्ति में अंतिम जो वर्ण आ रहा है वही वर्ण सेम का सेम या वही शब्द सेम का सेम दूसरी में और चौथी में आएगा। लेकिन तीसरी क्या होती है? स्वच्छंद होती है पंक्ति। तीसरा चरण इसका स्वतंत्र होता है अर्थात स्वच्छंद होता है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। रुबाइयों में देखो क्या क्या लिखा है इन्होंने। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है, यानी कि फिराक की जो यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में जो रुबाइयाँ दी हुई है उसमें एक घरेलू रूप दिखाई देता है। यानी कि एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार से संवारती है, किस प्रकार से नहलाती है, कैसे इस प्रकार उनके मुँह में नेवाला देती है, कैसे उसे खुश रखने की कोशिश करती है। यानी कि स्टार्टिंग मैंने बताया ना, एक तस्वीर मैंने दिखाई थी, आप लोगों को याद हो तो। यानी कि एक माँ है, वह अपने बच्चे के सामने एक दर्पण रखती है। क्यों? जब बच्चा चंद्रमा को, यानी चंद्रमा को खिलौना समझ के उसे लेना चाहता है तो माँ उसे, अब उसकी जो जिद है उसे पूरा कैसे करे, तो वो दर्पण को लाकर उसके चेहरे के सामने इस प्रकार से रख लेती है और फिर कहती है, देख बेटा चंद्रमा आ गया, चांद मामा आ गया, चंद्र खिलौना आ गया है। तो बच्चा थोड़ी पता है कि वो मेरी ही शक्ल है, तो वो खुश हो जाता है और उसकी जिद भी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो ध्यान रखना, इनकी रुबाइयों में हमें एक घरेलू रूप दिखाई देता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य का वर्णन की सादगी की याद दिलाता। मैंने बताया ना अभी, एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार से खिलाती है। और तुम्हें पता है माता पिता का जो बच्चों के प्रति प्यार होता है वहाँ कौन सा रस पाया जाता है? वात्सल्य रस होता है। ये ध्यान हमें रखना होगा। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया। रुबाइयों में क्या है? एक घरेलू रूप है। जो ये रुबाइयाँ हमें सूरदास जो वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं तो उनकी हमें याद दिलाती है, उसकी सादगी की हमें याद दिलाती है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हो, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदियां किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। कहने का देखो वही है ना, सूरदास जी बोलो याद आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे भाई, किसको याद नहीं आएंगे कि मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हूं। यानी कि मैयारी मुझे चांद खिलौना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ पास कभी नहीं आऊंगा, मैं नहाऊंगा भी नहीं, स्नान भी नहीं करूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो वो चंद्रमा ही, वो खिलौना ही चाहिए। ऐसे कहते हैं बच्चे। ऐसे बिंब होता है एक चित्र के रूप में, एक इमेज दिखाई देती है उन्हें। आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना, यानी कि आज भी जो चंदा मामा है आज भी उनके लिए क्या है? एक खिलौना है जो वातानुकूलित बंद कमरों के अंदर नहीं है, छत पर चटाई बिछा करके, जैसे क्या खाते हैं भी? दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। यानी कि ऊपर चटाई पर बैठे बैठे बच्चों को जिस प्रकार दूध भात खिला करके फिर उन्हें कहानी सुना करके चंद्र मामा की, फिर बच्चा भी जिद कर लेता है कि मुझे तो चंद्र मामा ही चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं दाल भात नहीं खाऊंगा। तो हमें क्यों न इस पंक्ति से हम कह सकते हैं कि हमें सूरदास के वात्सल्य का वर्णन, जो सूरदास वात्सल्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनकी हमें याद दिलाता है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, यानी मामा भी तो क्या है? बच्चों के लिए जो मामा होता है ना, बच्चा का मामा, वो भी एक उसके लिए खिलौना ही होता है। बच्चों का खास कर उन बच्चों का जिनके जीवन में
महंगे खिलौने भले न हो पर चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, यानी कोई जब मान लो कोई गरीब परिवार है, अब वो महंगे महंगे खिलौने नहीं दे सकता, लेकिन जो मामा होता है वो बच्चों के लिए खिलौना होता है। और ये मान लो भले ही न हो, लेकिन चंद्राभ जैसे यानी कि चंद्रमा जैसे रिश्तों का मर्म वो समझते हैं। यानी कि वो जो मामा है वो समझते हैं कि इन रहस्य को, मर्म यानी रहस्य को समझते हैं कि मोटे मोटे महंगे महंगे खिलौने नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हम बच्चों का मन बहला सकते हैं, क्योंकि मामा भी एक उनके लिए क्या होता है, खिलौना ही होता है। तो मामा को ध्यान खिलौना के रूप में बताया। एक कठिन दौर है यह, क्या घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। देखो कितना अच्छी बात है, यानी कि घर लौट रोए माँ बाप अकेले में, यानी कि जब माँ बाप मेले में गए बच्चों को दिखाने के लिए, जब बच्चों ने खिलौने की जिद की तो वो बहुत महंगे थे तो बच्चों को दिला नहीं पाए, तो माँ बाप अकेले बैठ करके क्या करते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। मेले में जब गए बच्चों को मेला दिखाने के लिए तो मिट्टी के खिलौने थे ना, वो भी बहुत ही क्या थे, महंगे थे, और उनको दिलाए नहीं, और खुद के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। बात सही है दोस्तों, यदि बच्चों की जो जिद होती है वो माँ बाप माता पिता पूरा नहीं करते हैं, तो माता पिता को अपने अंदर है ना इतना दुख होता है कि मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, आगे मैं करने की कोशिश करूंगा, तो वो बहुत ही मेहनत करता है। आप लोग जो सोचते हो ना कि माता पिता के प्रति कि मुझे जूते नहीं दिलाए, उसके पास जूते हैं, उसके पास सूट है, मेरे पास नहीं है, तो आप सोचो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग माता पिता कभी भी अपने बच्चों को कभी कोई दुख देने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करता है। तो यह पंक्ति हमें याद दिलाती है, अपने माता पिता की भी दिलाती है जो गरीब बच्चे हैं। अभी जो अमीर हैं वो तो बात ही अलग है, तो ये उन्हीं के ऊपर है। तो एक बताए ना कि गृहस्थी का यानी गृहस्थ जीवन का यानी ग्रामीण गृहस्थ जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। तो घर लौट करके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लोका देना यानी कि झुलाना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना यानी घुटनों में लेकर के कपड़े पहनाना बच्चों को, घेसों में कंघी करना, घेसू होता है बाल, यानी कि बालों में क्या करना, कंघी करना। रूपवती मुखड़ा यानी उसका मुखड़ा, नर्म धमक जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है। हिंदी उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, यानी कि जो हिंदी उर्दू और लोक भाषा का मिश्रण जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा के रूप में पल्लवित, यानी कि उनकी इच्छा थी कि हिंदी उर्दू और लोक भाषा का मिश्रण हो और वही हिंदुस्तानी भाषा कहलाए। तो इन्होंने भी क्या किया कि देखो लोका देना यानी कि झूला झुलाना, यानी माँ बच्चों को झूला झुलाती यानी कि अपने घुटनों पे लेकर झुलाते नहीं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे झुलाते हैं, इस प्रकार से। घुटनियों में लेकर कपड़ा पहनाना यानी अपने दोनों पैरों के घुटनों के मध्य बच्चों को लेकर के उन्हें कपड़ा पहनाना। घेसों में कंघी करना, उलझे बालों में क्या करना, कंघी करना। बच्चे रोते भी ना, कहते हैं ना आई हो रही है या दर्द हो रहा है, इस प्रकार से। रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक यानी नई चमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी उर्दू लोक भाषा के अनूठे गठबंधन जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, ये हम पढ़ेंगे भी, ये सब वहां हमें दिखाई देगा। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया। जब बच्चा चंद्रमा के खिलौने की जिद कर लेता है कि मैयारी मुझे तो ये चंद्र मामा यानी चंद्र खिलौना ही चाहिए, जब उसकी जिद कर लेता है तो माँ क्या करती है कि उसके सामने आईना करके कहती है देख चांद, यानी कि देख चांद उतर आया, और ऐसे करके, और चेहरे का ही उसमें बच्चे का ही चेहरा उसमें दिखाई देता है। बच्चे को पता नहीं होता कि तो मासूम होता है, उसे पता नहीं होता कि ये चेहरा किसका है, चंद्रमा का या मेरा है। तो माँ उसको खिला लेती है, और ये सब बहुत ही वात्सल्य, इतना अच्छा इनकी रुबाई है। तो हम पढ़ेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा। चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, यानी कि चांद की परछाई तो चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, यानी कि कल्पना की आंख से कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि चांद की परछाई भी तो क्या है, चांद जैसी दिखाई देती है। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे 6 माह से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमकती
चमक रहे लच्छे। लच्छे होते हैं जैसे राखी बांध देते हैं ना, उसके नीचे लटकन सी हो जाती है उसकी, जैसे मान लो राखी बांधते हैं तो उसकी डोर लटकी होती है, उसे बोलते हैं लच्छे। तो ध्यान रखना, रूपवती मुखड़े में नर्म चमक दमक यानी चमक, यानी कि उसके मुखड़े पर क्या है, अच्छी सी एक चमक दिखाई देती है। लाने के लिए छठे समासे पर्व त्योहार पर ही सही पर कुछ नन्ही फरमाइशें पूरी कर दी जाती है। यानी कि जब महंगे महंगे खिलौने नहीं ला सकते माता पिता, तो वो उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशें तो फिर भी पूरी कर देते हैं। जैसे छठ चौमासे, यानी कभी किसी महीने में, कभी छठे महीने में, कभी साथ। छठ चौमासा का मतलब ये होता है कभी कभी, छठे समासे। चीनी मिट्टी खिलौने, यानी कि जिस प्रकार से दिवाली में तो क्या ला देते हैं बच्चों को, चीनी मिट्टी के खिलौने ला देते हैं। और राखी में बिजली की तरह चमकती हुई, राखी में जो राखी बांध देते हैं ना, और वो लटकन सी होती हैं, वो बिजली की तरह क्या होती है, चमकती रहती हैं, जिससे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। कहा गया है कि रक्षाबंधन कैसा है, एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं, यानी रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर क्या है, एक बिजली के लच्छे से लटके हुए रहते हैं। श्रावण में रक्षाबंधन आता है। कवि ने कहा है कि श्रावण मास में, यानी श्रावण मास में क्या आता है, रक्षाबंधन आता है। तो रक्षाबंधन को कैसा बंधन बताया, मीठा बंधन बताया है, यानी कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे जैसे बताया गया है। सावन का जो संबंध झीनी गठा से है, गठा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है, भाई का बहन से। यानी सावन का संबंध जो झीनी गठा से है, झीनी गठा से है, यानी कि बादलों की गठा से है। गठा का संबंध बिजली से, और जब बादल छाएंगे तो बिजली कड़केगी। बादल का संबंध गठा, यानी गठा का संबंध बिजली से, बादलों का संबंध बिजली से। वही संबंध भाई का किससे है, बहन से है। वही संबंध किससे, भाई का बहन से है। अब देखिए, ये तो थी क्या, रुबाइयाँ, जो किसका बंधन, किसके बारे में बताया गया, रक्षाबंधन के। रक्षाबंधन को मीठा बंधन बताया, और बताया जाता है, आपको पता है कि सावन में ही क्या आती है, रक्षाबंधन आ जाती है। और उसमें जो भाई का बहन का जो संबंध है, वह घटा का बिजली से जिस प्रकार से बताया गया, उसी प्रकार से भाई का बहन का संबंध भी इसमें बताया गया है। अब गजल देखिए, पाठ में फिराक की एक गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। कहने का तात्पर्य क्या है, रुबाइयों की तरह ही फिराक गोरखपुरी ने अपने गजलों में भी हिंदी समाज, उर्दू की शायरी की परंपरा उसमें मौजूद है। यानी इन्होंने रुबाइयों की तरह गजल में भी वही परंपरा, हिंदी समाज की और उर्दू की भाषा जो समाज है, उनके दोनों का मिक्सर रूप हमें कहाँ दिखाई देगा, उनकी गजलों में भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि उनकी रुबाइयों में भी है, गजलों में भी दिखाई देगा। इसका अद्भुत नमूना यह गजल है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें एक दर्द भी है, व्यक्ति का या पाठक का जो दर्द, दुख दर्द होता है ना, मानवीय का, एक व्यक्तिगत का भी कह सकते हैं, समाज में रहने वाले व्यक्तियों का कह सकते हैं, जो हमें दर्द दिखाई देता है। और दूसरा एक ठसक भी है, यानी कवि की ठसक, यानी कवि को जो कहते हैं ठसक है, मैं तो लिखूंगा, इनके बारे में लिखूंगा, मैं तो समाज के बारे में लिखूंगा, मैं तो व्यक्ति के दुख के दर्द के बारे में लिखूंगा, तो उसकी एक सनक हो जाती है, ठसक हो जाती है, मैं तो इसे लिखूंगा, एक जिद हो जाती है, तो वह जिद भी इसमें दिखाई देती है। और काव्य शिल्प यानी कि जो हम काव्य शास्त्र कह सकते हैं, तो काव्य शास्त्र का भी इसमें प्रयोग किया गया, जो गजल की क्या मानी जाती है, एक विशेषता मानी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गजल में भी काव्य शास्त्र का प्रयोग फिराक गोरखपुरी ने किया है। छंदों का, अलंकारों का, शब्द शक्ति गुणों का भी इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। तो इसमें क्या किया गया है, इस गजल में हमें दर्द भी दिखाई देता है, कवि की एक ठसक भी, एक जिद भी दिखाई देती है, और काव्य शिल्प का प्रयोग भी दिखाई देता है। और गजल में रुबाइयों की तरह ही इसमें हिंदी समाज और उर्दू समाज का मिक्सअप रूप, मिश्रण रूप हमें प्राप्त होता है, जिसे गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा के रूप में, किस रूप में, हिंदुस्तानी भाषा के रूप में एक प्रकट करना चाहते, लोगों के सामने लाना चाहते थे। वही चीज किसने दिखाई है हमें, फिराक गोरखपुरी ने। दूसरी सबसे बड़ी बात, फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयों से, गजलों से हमें किसकी याद आती है, सूरदास के वात्सल्य रस का हमें अद्भुत नमूना सामने आता है, यानी कि उसकी सादगी हमें याद दिलाती है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी को इस सेशन में बनने के लिए। तो सभी इन्हें जितने भी वीडियो हैं, आप लोग टर्म 2 का जितना भी है, इन सभी को अच्छे से पढ़ें और
आगे बढ़ते रहे और 100% नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।